एमए उत्तरार्ध हिंदी के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज आपको जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं, प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रिय व्याख्यान के अंतर्गत भाषा विज्ञान के तृतीय प्रश्न पत्र में भाषा के विविध रूपों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज उसी भाषा के विविध रूपों पर पुनः आपसे मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जिस भाषा के विविध रूप के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह है व्यक्ति बोली। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहते हैं। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहा जाता है। एक दृष्टि से भाषा का यह संकीर्णतम या लघुतम रूप हम कह सकते हैं। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम इस पर गहराई से विचार करें तो ये भी कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। जैसे राम और मोहन 2:05 पर या 2:05 पर दोनों एक जैसे नहीं रहते। इसमें राम अलग मिलेगा 2:10 और 10 पर राम अलग मिलेगा और मोहन अलग मिलेगा। ऐसी स्थिति में उनकी व्यक्ति बोली भी सर्वदा एक जैसी कदापि नहीं रह सकती, क्योंकि 2:10 और 10 पर जो राम की व्यक्ति बोली है वो मोहन की व्यक्ति बोली नहीं हो सकती। उन दोनों की व्यक्ति बोली में पर्याप्त अंतर वहां मिलेगा, चाहे अंतर कितना भी सूक्ष्म हो और कम ही क्यों ना हो। लेकिन इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय की भाषा ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति बोली कही जा सकती है। यानी हम क्षण क्षण बदलते रहते हैं। क्षण क्षण बदलने से यहाँ तात्पर्य है भाषा के संबंध में कि हम 1 बजे जो व्यक्ति बोली बोल रहे हैं उसकी भाषा अलग होगी, 1:30 पर जो हम व्यक्ति बोली बोल रहे हैं उसकी भाषा कुछ अलग होगी। किंतु साथ ही किसी व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक बोली को भी व्यक्ति बोली कहा जा सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो व्यक्ति बोली है उसको भी हम उसकी बोली को व्यक्ति बोली कह सकते हैं। पर सच्चे अर्थों में व्यक्ति बोली एक दूसरे अर्थ में पहले अर्थ का पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक भाषा का एक रूप नहीं हो सकता है। आदि से अंत तक उसमें कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बोलता है, मम्मी बोलता है, ममा बोलता है, पिता बोलता है, डैड बोलता है, और जब वो है बड़ा होता है तो हो सकता है कि अपने माता पिता को इन शब्दों से संबोधित नहीं करे। तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो व्यक्ति की जो बोली है वो यहाँ व्यक्ति बोली बदलती रहती है। और अब हम जो इसका जो तीसरा जो भाषा के जो विविध रूप हैं उनके अंतर्गत जो तीसरा जो प्रकार है या तीसरा रूप जो हम जिसे कह सकते हैं वह है उपबोली या स्थानीय बोली। ये तो व्यक्ति बोली था। अब इसके बाद में उपबोली या स्थानीय बोली भी होती है। भाषा का यह रूप किसके ऊपर आधारित होता है? भूगोल पर। यानी एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है और यह बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप होता है। बहुत सी व्यक्ति बोलियां इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है कि किसी छोटे से क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप है जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता। स्थानीय बोली या उपबोली कहलाती है और एक बोली में कई उपबोलियां भी सम्मिलित हो सकती है। यहाँ किसी बोली के वर्णन में जब हम उसके दक्षिणी, पश्चिमी या मध्यवर्ती आदि उप रूपों की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली या स्थानीय बोली से ही होता है। जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज,
आदि बोलियों में इस प्रकार की कई उपबोलियां सम्मिलित है। हिंदी में कुछ लोगों ने भाषा के इस रूप के लिए बोली नाम का प्रयोग किया है, किंतु बोली का प्रयोग अंग्रेजी डायलेक्ट के लिए प्राय चल पड़ा है, अतः इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित है। भाषा के इस रूप के लिए अंग्रेजी में सब डायलेक्ट शब्द आराम से चलता। इस आधार पर उपबोली शब्द कहना ज्यादा अच्छा है। अंग्रेजी में इसके बहुत निकट के अर्थ में एक फ्रांसीसी शब्द है पेटवा भी चलता है। पेटवा डायलेक्ट या बोली का एक उपरूप तो है, किंतु उसकी कुछ और विशेषताएं भी हैं और इसी कारणों से ठीक अर्थों में उपबोली कहना ज्यादा ठीक है। ये सब डायलेक्ट का समानार्थी नहीं माना जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थानी में ऐसी उपबोलियां हैं जिनमें साहित्यिक रचनाएं हुई है। ऐसी स्थिति में वे उपबोली तो हैं, किंतु पेटवा नहीं है। अतः उपबोली को पेटवा नहीं कहा जा सकता है। बोली और भाषा, बोली शब्द डायलेक्ट का प्रतीक शब्द है, जबकि भाषा में कई बोलियां होती है। बोली के लिए विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा का हम प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा का जो ये ऐसा एक विचलित कर देने वाला जो रूप है, उसका मैं आप लोगों को एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहूंगा कि हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी जो है वो बखूबी अच्छे तरीके से बोली जाती है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र माने गए हैं, लेकिन उन जिलों की जो सीमाएं हैं वो अन्य राज्यों की जिलों की सीमाओं से मिली हुई है। जैसे बांसवाड़ा जिले का एक बिल्कुल जो लास्ट छोर है, अंतिम छोर है कुशलगढ़, वहां पर मध्य प्रदेश की सीमा वहां पर मिलती है। रतलाम, झाबुआ, खांडला, वो ये गुजरात से मिलता जुलता है। तो गुजरात और जो एमपी के जो बॉर्डर के जो जिले हैं वो वहां मिल रहे हैं। तो उन लोगों की जो भाषा है वो भाषा भी यहाँ वैसी मिली जुली रूप में होगी। जैसे हम हिंदी में एक वाक्य का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपका जूता कुएं में गिर जाता है, तो आप उसके लिए हिंदी में एक शुद्ध सा वाक्य गठन करेंगे कि मेरा जूता कुएं में गिर गया है या मेरे जूते कुएं में गिर गए हैं। अब वहां के लोग इस वाक्य को किस रूप में बोलेंगे? बूट कुआं में नूकियो। देखिए, बूट जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है। बूट का मतलब होता है जूता। कुआं में शुद्ध हिंदी का शब्द है कुआं में, और नूकियो वहां का प्रादेशिक या जो वहां की जो प्रादेशिक भाषा है, बोली है, उसका शब्द है, जिसका अर्थ होता है, नूकियो का अर्थ होता है गिरना। तो जूता कुआं गिर गया, यानी बस वो इतना ही बोलेंगे। तो हिंदी की दृष्टि से ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध नहीं बैठता, सटीक नहीं बैठता। अब हम बात करेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करने जा रहे हैं भाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है एवं ज्ञान के अन्य शाखाओं से उस भाषा विज्ञान का क्या संबंध है। पूर्व व्याख्यान में भाषा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं जान लेने के बाद भाषा की परिभाषा हम स्पष्ट रूप में समझ चुके हैं, और अतः हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जिस विषय में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन, जिस भाषा में हम किसी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे हम भाषा कह सकते हैं। अब यहाँ भाषा विज्ञान के प्रकरणों को जानना जरूरी है। सामान्य भाषा विज्ञान, सबसे पहला प्रकरण है सामान्य भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के उस प्रकार को सामान्य भाषा विज्ञान कहते हैं जिसमें भाषा विशेष की ओर अपनी दृष्टि न डालकर सामान्य भाषा, जिसमें सभी भाषाएं सम्मिलित है, की ओर हम अपनी दृष्टि डालते हैं तथा अपना अध्ययन भाषा विषय सामान्य बातों तक ही सीमित रखते हैं। जैसे भाषाएं सबसे पहले कैसे जन्मी होगी, प्रारंभिक भाषा का स्वरूप क्या रहा होगा, भाषा में विकास या परिवर्तन कैसे कैसे हुआ होगा और क्यों होता है, इन परिवर्तनों के पीछे आखिर कौन कौन से कारण होते हैं, और कुछ भाषाओं में विकास या परिवर्तन तेजी से होता है और कुछ भाषाओं में विकास या परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब सामान्य भाषा विज्ञान में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये सब सामान्य भाषा विज्ञान की बातें हैं। इसके अलावा सामान्य भाषा विज्ञान उसे माना जाएगा
जो बिल्कुल सामान्य रूप में होगी, यानी एक भाषा का जो एक वैज्ञानिक आधार जो उसमें होना चाहिए वह वैज्ञानिक आधार उसमें नहीं होगा, वो सामान्य भाषा है। अब हम बात करेंगे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। इसमें किसी विशिष्ट भाषा का वर्णन किया जाता है और एक कालिक भाषा विज्ञान, बहुकालिक भाषा विज्ञान, एक कालिक को समकालिक या संकालिक नाम से भी पुकारा गया है। बहुकालिक को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। इसके बाद आता है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। इसमें दो भाषाओं की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान भी इसे कहा गया। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, ये भी इसे कहा गया है। अब वस्तुतः भाषा विज्ञान भाषाओं के अध्ययन विश्लेषण का ही विज्ञान है। यह भाषा की आंतरिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है और भाषा संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण भी करता है। इस तरह यह सिद्धांत परक है। निष्कर्ष रूप में विद्यार्थियों हम यह कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अथवा अनुप्रायोगिक अध्ययन, विश्लेषण तथा सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। अब है भाषा विज्ञान का अन्य शाखाओं से संबंध, क्योंकि भाषा विज्ञान में भाषा से संबद्ध सभी विषय आ जाते हैं और इन अलग अलग विषयों जैसे ध्वनि विज्ञान आएगा, इसका वाक्य विज्ञान इसमें आएगा, रूप विज्ञान इसमें आएगा, आदि को यहाँ भाषा विज्ञान की शाखाएं हम कह सकते हैं। और इन्हीं भाषा के अध्ययन के विभाग भी कहा जाता है। इनमें कुछ तो मुख्य है व कुछ गौण है। तो उन मुख्य रूपों के अंतर्गत सबसे पहला जो जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं या जिसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वह है मुख्य रूप ये माना गया है और वह है प्रोक्ति विज्ञान। किसी बात को कहने के लिए प्रयुक्त वाक्यों के उस समुच्चय को प्रोक्ति कहते हैं जिसमें एकाधिक वाक्य हो, आपस में सुसंबद्ध होकर अर्थ व संरचना की दृष्टि से एक इकाई बन गए। भाषा विज्ञान प्रकारों के लिए मूलभूत सहज इकाई ठहरती है और क्योंकि समाज में विचार विनिमय के लिए उसी प्रोक्ति का प्रयोग किया जाता है, यहां उसी वाक्य का विश्लेषण तथा वाक्य उसी का विश्लेषण करने पर प्राप्त होते हैं। अतः वाक्य मूलतः भाषा की सहज इकाई नहीं हो सकते हैं। ये प्रोक्ति जो विज्ञान है इसके अंतर्गत यहाँ कई वाक्य किसी बात को कहने के लिए प्रयुक्त किए गए वाक्य हैं और वो वाक्य एक से अधिक होते हैं और वो आपस में सुसंबद्ध होते हैं, यानी फिर वो अर्थ और संरचना की दृष्टि से एक इकाई बन जाते हैं। वो प्रोक्ति विज्ञान है। तो यहाँ उस प्रोक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। समाज में विचार विनिमय के लिए उस प्रोक्ति का यहाँ प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसको हम यहाँ प्रोक्ति विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के इस तृतीय प्रश्न पत्र में आज आपने भाषा के विविध रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। व्यक्ति बोली, उपबोली या स्थानीय बोली के बारे में आप जान चुके हैं। अब भाषा विज्ञान से तात्पर्य अन्य शाखाओं से संबंध भी यहाँ मैंने आप लोगों को थोड़े रूप में स्पष्ट किया है और प्रोक्ति विज्ञान के बारे में भी आपको बताया गया कि भाषा विज्ञान का जो संबंध है वो दो तरीके से होता है। एक तो मुख्य तरीके से और एक होता है गौण तरीके से। तो जो मुख्य बात है या जो जिसको हम मुख्य चीज कह सकते हैं, उस मुख्य चीज के अंतर्गत यहाँ प्रोक्ति विज्ञान को हम ले सकते हैं। और प्रोक्ति का अर्थ आपको बताया गया कि जब यहाँ कई वाक्य मिल करके और एक प्रोक्ति का निर्माण करते हैं कि समाज में जो व्यक्ति रहता है वो कई तरीके से अपने वाक्य बोलता है। तो इस प्रोक्ति विज्ञान के बारे में जान लेने के पश्चात शेष जो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी वो भाषा विज्ञान के इस अगले व्याख्यान में आपको विस्तृत रूप से यहाँ बताया जाएगा। धन्यवाद।